एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता और मैं आपके सामने आ गया हूं आज एएनटीएस का फर्स्ट पार्ट टेस्ट उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन लेके। तो जैसा कि आप एग्जाम दे चुके हो, आपको अभी तक अंदाजा लग चुका होगा कि इस बार फिजिक्स का पेपर काफी आसान था और जानबूझ के आसान बनाया गया है। हमने ऐसा कुछ मिक्सअप किया है कि हर एग्जाम में कोई एक पार्टिकुलर पेपर को आसान रखेंगे, किसी एक को मीडियम लेवल का रखेंगे जैसा कि नीट करता है, और किसी एक पार्टिकुलर पेपर को हम लोग थोड़ा सा टफर लेवल पे लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, सारे एएनटीएस देने के बाद आप हर तरह के पेपर के लिए आप मेंटली तैयार रहोगे। तो ज्यादा बकवास ना करते हैं, शुरू करते हैं कहानी एएनटीएस 1 और उसका फिजिक्स का पेपर। सबसे पहला सवाल सेक्शन ए का। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया, सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। डायमेंशंस आर सेम, बहुत सिंपल कहानी है, ध्यान से देखो। अगर पहला ऑप्शन अगर मैं उठा के देखूं, ऑप्शन नंबर 1 पे अगर निगाह डाला जाए तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है प्रेशर और स्ट्रेस। क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम है? बहुत बढ़िया, चेक करके देख लो। प्रेशर होता है बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशन कुछ आएगा, लेट अस अज्यूम। और साथ में दिया स्ट्रेस सिग्मा, सब जानते हैं सिग्मा का वैल्यू भी F डिवाइडेड बाय A से निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम आने वाला है। तो पहले आंसर पे आप टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आप आगे जाके आप चेक भी कर सकते हो। प्रेशर और फोर्स ऑब्वियस सी बात है बराबर नहीं होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर नहीं होगा, पावर और फोर्स बराबर नहीं होगा। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ए, बिल्कुल सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। चेक कर लेते हैं। केल्विन नहीं, फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है। कैंडेला फंडामेंटल यूनिट है। अगर ये 3 बात आपको समझ में आ रही है तो चौथा बात पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है ल्यूमेन। ल्यूमेन एक डिराइव्ड यूनिट है जिसके अंदर 2 क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। एक होता है कैंडेला, सीडी। ल्यूमेन को कैसे डिराइव किया गया? सीडी और स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि ये 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक डिराइव्ड यूनिट है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका डी। आपको ये पता होना चाहिए था यहाँ पे, चलो ल्यूमेन के बारे में हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि केल्विन, एम्पियर और कैंडेला ये तीनों अगर फंडामेंटल यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो गया 4 ल्यूमेन। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने दिया हुआ है वेव नंबर हैज द डायमेंशन ऑफ। वेव नंबर, देखो सुन के लगता है कि नंबर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन नहीं, गलतफहमी में ना जाए। वेव नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है 1/λ। लैम्डा इज वेवलेंथ, और वेवलेंथ का यूनिट यानी कि L मीटर डायमेंशन, यानी कि अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो नीचे ऊपर 1 है, नीचे इसके लिए आएगा लेंथ। तो अगर ये लेंथ के टर्म में दिया हुआ है तो आप देख के समझ सकते हो कि इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा लेंथ इनवर्स के बराबर ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आप इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी करने की भूल ना करें। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यूनिट डायमेंशन का सवाल। आपको बोला जा रहा है द डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। एक दिया एंगुलर मोमेंटम, एक दिया लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट कर देता हूं, लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट कर देता हूं। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है mvr, जनरली mvr sin थीटा होता है, उसको छोड़ो। और लीनियर मोमेंटम होता है mv। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ r बचता है, एंड दिस इज लेंथ, यानी कि इसका डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ L आने वाला है। तो आप ऑप्शंस चेक करो, जहां पे सिर्फ L पावर 1 दिखाई दे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है m0 L1 T0, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बात, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आपको बोल रहा है सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा एसआई सिस्टम में। सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो आप देख लो न्यूटन पर मीटर कहां पे है, ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी। ये बड़ा मजा आया होगा ये पेपर करके, है ना। आसान सवाल मिले, वाह सर इसका यूनिट उसका यूनिट। ऐसा पेपर जानबूझ के बनाया गया है। धीरे धीरे इसकी डिफिकल्टी को बढ़ाया जाएगा, ऑब्वियसली उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है द फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x। फोर्स F है, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। इसका वैल्यू दिया है आपको a cos अल्फा x प्लस b sin बीटा t। और आपसे मुझे लग रहा है जैसे कि सवाल में क्या पूछा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आपसे पूछा है a and b are the amplitudes, the dimensions of बीटा बाई अल्फा। अब देखो सबसे पहले ये एंगल, ये वाले एंगल पे ध्यान दो और ये वाले एंगल पे ध्यान दो, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। और x के बारे में बोल दिया कि डिस्टेंस है और t जो टाइम है। अगर इसको डायमेंशन लेस होना है तो अल्फा जो है वो 1 लेंथ के बराबर होना पड़ेगा और बीटा जो है वो 1 टाइम के बराबर होगा। तो अल्फा का वैल्यू आएगा 1/l, यानी कि L इनवर्स,
और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1/t के बराबर आएगा, यानी कि t इनवर्स के बराबर आएगा, t-1। ठीक है, आपको डायमेंशन पूछा है बीटा बाई अल्फा का, तो बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दो तो t-1 डिवाइडेड बाई l-1, ये ऊपर जाके l बन जाएगा lt-1। चेक करो l पावर 1 t पावर -1 कहां पे आ रहा है, l पावर 1 t पावर -1, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t बाय द रिलेशन। देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है v इज इक्वल टू at प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस c। आपको बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c, a b और c का डायमेंशन क्या होगा। देखो कुछ बातों का ध्यान रखना है, वेलोसिटी होगा क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब lt-1 इसका डायमेंशन, तो इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए और इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो at इन दोनों का मिला के डायमेंशन होना चाहिए lt-1, और एक t का डायमेंशन पहले से t है, यानी कि at, ऐसे सोचो at का डायमेंशन होना चाहिए कितना, lt-1 के बराबर, सही बात। तो मुझे a का डायमेंशन निकालना है और t क्या है, ऑलरेडी ये तुम्हारा t है, तो ये t उधर जाके डिवाइड होगा तो lt-1 और नीचे एक और t आ जाएगा, यानी कि इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, lt-2 के बराबर, a का, इसका काम हो गया। अब यहां पे आओ, अब देखो t प्लस c है, ठीक है, t प्लस c, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले टर्म की, t प्लस c का जो डायमेंशन होना चाहिए, अगर t टाइम है उसके साथ कोई क्वांटिटी ऐड हो रहा है तो इसका भी डायमेंशन सेम होना पड़ेगा, यानी कि अगर ये t है तो c का डायमेंशन तो सिंपली t के बराबर हो जाएगा, t, इसका काम हो गया। अब रही बात b की, अब नीचे देखो t है, नीचे क्या है, दोनों का मिला के t है, ऊपर क्या होना चाहिए, इस पूरे का कहानी जो होना चाहिए वो lt-1 के बराबर होना चाहिए, ये वाला टर्म, यानी कि नीचे t ऑलरेडी है, नीचे t ऑलरेडी है तो ऊपर क्या होना पड़ेगा, l, और नीचे t है तो ये वैल्यू lt-1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला जो b दिख रहा है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ के डायमेंशन के बराबर, यानी कि l के बराबर, यानी कि a का कितना आ गया भाई, lt-2, b का कितना आ गया, l, और c का कितना आ गया, t। तो ध्यान से देखो तो a का lt-2 कहां पे दिख रहा है, lt पावर -2 यहां पे है, और b का l यहां पे है, और c का t यहां पे है, इस यानी कि इसका ऑप्शन नंबर c जो है वो आपका करेक्ट है इस सवाल के लिए। तो बिल्कुल सिंपल यूनिट डायमेंशन का बेसिक सवाल पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स f, एक्सेलरेशन कैपिटल A एंड टाइम कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। एक काम करो, एनर्जी इक्वल टू लिख लो, फोर्स इसके पावर में a ले लेते हैं, एक्सेलरेशन पावर b ले लेते हैं, और एक टाइम है इसका पावर c ले लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 पावर a, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पावर b, और टाइम तो t है ही, पावर में है इसके c। अब देखो इक्वेट कर दो पावर्स को, यहां m पावर 1 है और यहां m पावर देखो तो a, और बाकी कहीं m दिख नहीं रहा है, तो a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि फोर्स के पावर में 1 रहेगा, यानी कि इसका a b d में से कुछ हो सकता है। चलो l का पावर इधर 2 है, इधर l का पावर देखा जाए तो यहाँ पे a मिलेगा, और यहाँ पे देखो तो b मिलेगा, यानी कि a प्लस b, यहाँ पे है नहीं l, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 2, और a का वैल्यू 1 था तो 2 इक्वल टू 1 प्लस b, b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि f का पावर 1 आएगा और a का पावर 1 आएगा, f पावर 1 a पावर 1। देखो इसका आंसर या तो b और d में से कुछ होगा, चेक करते जाओ। अब आ जाओ, t पावर -2 था इधर, और इधर t पावर देखो तो यहाँ पे -2a है, यहाँ पे देखो तो -2b है, और यहाँ पे एक प्लस c और आएगा। a और b का वैल्यू डाल दो, a और b का वैल्यू 1 1 है, तो -2 इक्वल टू ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस c, तो c का वैल्यू अगर देखो तो -2 कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू आ गया 2, यानी कि f पावर कितना आ गया 1, a पावर आ गया 1, और t पावर c का वैल्यू आ गया 2। ये ऑप्शन देखो कहां पे है, f(a)t पावर 2, f(a)t2, इसका आंसर हो गया b। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल यूनिट डायमेंशन का, आई होप कि ये सब सवाल करके आपको मजा आया होगा। अगला सवाल वर्नियर कैलिपर की तरफ इशारा कर रहा है। सवाल क्या बोलता है, एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है भाई, इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे सवाल आपने बहुत किए होंगे, इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर, अच्छा ये दे दिया है आपको, नहीं देता तो 1 मिलीमीटर कंसीडर करना होता। देन वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट कितना आ जाएगा जी,
वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आ चुका है 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि आ गया 1 माइनस 9/10 इंटू मेन स्केल डिवीजन। 1 माइनस 9/10 इज व्हाट, 1/10 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन के बारे में बोल रखा है हाफ मिलीमीटर, यानी कि 1/2 मिलीमीटर। तो ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू आता है 0.5 और एक जीरो और आएगा, यानी कि 0.05 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, और 0.05 मिलीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 10, आसान सवाल था ये भी। कौन सा सवाल सोचने वाला है वो भी मैं रास्ते में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आप सॉल्व देखते जाओ। जिसमें डाउट है वो वाला पार्ट देखना, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ये सवाल भी वैसा ही लग रहा है कि अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, देखो सेम कहानी है। इसी को मैं 10 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना क्वेश्चन नंबर 10 बोल देता हूं इसी को, क्योंकि इसमें सेम चीज बोल रहा है कि 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन सेम आएगा। वर्नियर कांस्टेंट का वैल्यू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको सॉल्व करोगे, यहां तक कहानी सेम। ठीक है, यहां तक कहानी सेम, यानी कि ये बन गया तुम्हारा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और इस बार देखो मेन स्केल डिवीजन के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोले तो आप लोगे इसको 1 मिलीमीटर के बराबर, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। ऑप्शंस देखो सेंटीमीटर में भी दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदल लोगे तो ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। देखो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपसे यही पूछना चाह रहा होगा कि द बेस्ट सुटेड लेंथ मेजर्ड इज, यानी कि जिसमें इन चारों में देखो सेंटीमीटर में जो ऑप्शन है उसमें डेसिमल के बाद जिसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, उसको अच्छे से मेजर कर किया जा सकता है। यानी कि इसका आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तो मिलीमीटर में दिया है और ये 3 डिजिट दिया है डेसिमल के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 9.01 सेंटीमीटर। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 11, आइए जी एरर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला सवाल एरर से आपको दिया गया है, आपको बोल रहा है द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये तो सब जानते हैं। वेयर वी का वैल्यू आपको दिया है 100 प्लस माइनस, वी दिया है आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर? देखो हमने लिखा है इसको dr बाई आर, यहां पे लगाओ dr बाई आर इंटू 100% शुड बी इक्वल टू, ये बन जाएगा dv बाई वी इंटू 100% प्लस ये ऊपर जाएगा बनेगा di बाई आई इंटू 100%। ठीक है, dv बाई वी, dv इसमें कितना है ये 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 100 इंटू 100% प्लस di का वैल्यू दिया है 0.2, i का वैल्यू दिया है 10 इंटू 100%। अगर आप ध्यान से देखो तो ये उड़ गया, ये आया 5%, और यहां पे देखो एक जीरो उड़ेगा, ये आएगा 2%, यानी कि टोटल एरर जो रेजिस्टेंस में आ सकता है वो कितना आ सकता है 7% के बराबर आ सकता है, 7%। तो इसका आंसर हो गया बी। सही बात। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में आपको बोला गया द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस करंट टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि हीट का फॉर्मूला होता है ये I²RT। ये हीट है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये टाइम है, H इक्वल टू I²RT। अब देखो किसमें कितना एरर दिया है वो दिया हुआ है इसने, रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन इफ द एरर इन मेजरिंग एबव। अब एबव का मतलब हो गया कि सबसे पहले रेजिस्टेंस, फिर करंट, फिर टाइम, यानी कि रेजिस्टेंस का एरर दिया हुआ है 1%। ठीक है, उसके बाद करंट का एरर आपको दिया हुआ है 2% और टाइम का दिया हुआ है 1%। ठीक है, देन द मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग हीट। मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? मैक्सिमम एरर क्या लिखोगे? देखो I² है तो 2 बाहर आएगा, 2 इंटू आई में कितना एरर है मैक्सिमम 2% का, प्लस आर में आ जाएगा कितना दिया है 1%, प्लस टाइम में कितना दिया है 1%। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया 4 + 1 + 1 कितना 6% का मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है बात। ये एरर वाले सवाल वैसे ही होते हैं, प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीजन में हो, अल्टीमेटली नेट एरर को ऐड ही करना होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू, आपको दिया हुआ है a² डिवाइडेड बाई c टू द पावर 1/3 d। द परसेंटेज एरर इंड्यूस्ड इन द मेजरमेंट क्वांटिटी a b c d का एरर दिया हुआ है 2 2 4 5। देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज कंट्रीब्यूटेड बाई। अच्छा, सबसे मिनिमम एरर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखो इसका अगर एरर लिखोगे, परसेंटेज एरर x में a² है तो आप लिखोगे 2 इंटू एरर ऑफ a का एरर है 2%, प्लस b का एरर दिया है 2%, प्लस
सी का एरर, सी के देखो पावर में 1/3 है तो 1/3 बाहर आएगा, इंटू सी का एरर दिया हुआ है कितना 4%, ठीक है, प्लस डी का एरर दिया है 5%। ये ए का था, ये बी का था, ये सी का था और ये डी का था। आपको बोला मिनिमम एरर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ध्यान से देखो तो ये 4%, ये 2%, ये 4/3, सबसे कम ये लग रहा है। यानी कि ये वाला जो एरर है सी के कारण जो आ रहा है इसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रीब्यूटेड बाय सी इज द मिनिमम। ठीक है बात। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या बच्चों वाला सवाल है, वाह सर मजा आ गया सर, ऐसे सवाल देते रहो आप, ऐसे सवालों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है v/r, v वेलोसिटी का होता है lt-1 मीटर पर सेकेंड और r का हो गया l से l उड़ा, t-1, जहां t पावर -1 दिखेगा वो आपका आंसर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो t-1 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, वाह इसको देख के तो बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई होगी, आहा क्या कहना सर। बोला ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, देखो मीटर पर आवर, नन ऑफ दिस, मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको लग रहा होगा सर ये सवाल आपने क्यों दिया, एक्चुअली एक बार ये सेम सवाल एम्स में भी पूछा हुआ था बहुत पहले, तो हमने सोचा उठा के एक बार यहां भी दे देते हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूरी है आपके चेहरे पे, समझ रहे हो बात को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 भी वही एरर बेस्ड सवाल है। तो बोल रहा है द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू दिया हुआ है F डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, फोर्स में दिया है 4%, लेंथ में दिया है 2%, देन मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है, ये भी वही सवाल। मैक्सिमम एरर देखो फोर्स का एरर ऑफ फोर्स कितना दिया है, मैक्सिमम 4%, प्लस ये L स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा और लेंथ का एरर दिया है आपको 2%, तो 2 इंटू 2%, तो 4 + 4 कितना आ गया 8% का मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है बात। अब कहानी देखो धीरे धीरे वेक्टर की तरफ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि 0.3 i कैप प्लस 0.4 j कैप प्लस ck ck फॉर चंदन कुमार गुप्ता, दैट्स मी, मजाक कर रहा हूं। आपको एक वेक्टर दिया 0.3 i कैप प्लस 0.4 j कैप, बोलोगे सर अब बहुत मजाक करते हो आप, कोई बात नहीं, मजाक नहीं करोगे जिंदगी बहुत सीरियस बन जाएगी, थोड़ा बहुत हंसते मुस्कुराते रहो, तुम लोग भी ऐसे सीरियस फेस बना के मत बैठो। इज अ यूनिट वेक्टर देन वैल्यू ऑफ सी, यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी कि 0.09 प्लस इसका स्क्वायर 0.16 प्लस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, ये बन गया देखो 0.25 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इक्वल टू 0.75, सी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 0.75। तो ऑप्शन में आप ढूंढें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब देखो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता था याद करो, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब एक बात ध्यान रहे, cos थीटा आ रहा है मार्केट में, और cos थीटा एंगल बढ़ने के साथ 0 से 180 डिग्री तक अगर जा रहे हो, अगर थीटा का वैल्यू तुम इंक्रीज कर रहे हो 0 to 180 डिग्री, जो कि नॉर्मली एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का, तो ये cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, और अगर cos थीटा डिक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू जो रिजल्टेंट है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जहां डिक्रीज है वही आपका सही आंसर है। मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि डिक्रीज और देन इंक्रीज कर देते हैं, cos कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन 0 से 180 डिग्री तक cos थीटा डिक्रीज करेगा लगातार, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ाएं कहानी को, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। आसान सवाल है सर, मजा आ रहा है सर। चलिए जी अगला देखो, फिर से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी। बोल रहा है कि फॉर वेक्टर्स a एंड b मेकिंग एन एंगल थीटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब देखो ये सब जानते हैं कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ab sin थीटा के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल ये है कुछ, जब a क्रॉस b निकालोगे तो मान लो कि ये डायरेक्शन आया बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, तो जब तुम b क्रॉस a करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो पहला आंसर गलत। दूसरा में मैग्नीट्यूड नहीं दिया, ये भी गलत, ये तो cos थीटा हो ही नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि a क्रॉस b का अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा तो b क्रॉस a का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, सो आई कैन राइट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। ये बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही बात। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ।
अब कहानी देखो ऑप्टिक्स की तरफ जा रही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तरफ, है ना। बोल रहा है कि अ रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। आइए अब देखो, यूनिट डायमेंशन वेक्टर के जितने सवाल थे सारे आसान आसान सवाल है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सवाल थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। अभी करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। ये कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके सामने एक 10 सेंटीमीटर का रॉड है along the principal axis in such a way that its end closer to the pole is at 20 सेंटीमीटर away from the mirror। यहां से 20 सेंटीमीटर दूर इसका क्लोजर एंड है, यानी कि यहां पे एक रॉड है। देखो ये रॉड 10 सेंटीमीटर का है और इसका ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड थोड़ा सा मोटा बना देता हूं, ठीक है, ऐसे, ये 20 सेंटीमीटर पे। आपको शायद लेंथ ऑफ इमेज पूछ रहा होगा, लेंथ ऑफ इमेज पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, मजा आएगा। पिंक कलर ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे होता है। सेंटर अगर बात करें, सेंटर अगर फोकल लेंथ 10 है तो इसका सेंटर यहां पे, ये सेंटर है। और हम जानते हैं अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज वहीं बनता है। तो इस रॉड के इस वाले एंड का इमेज यहीं बनेगा, बिल्कुल इसी पॉइंट पे, ठीक है। अगर इसको मैं ए सी नाम दे दूं तो सी वाला इमेज यहीं पे बन गया। अब रहा बात ए का इमेज कहां पे बनेगा। अब ए के लिए देख लो, ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया जी, 20 + 10 यानी कि -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 1/v + 1/u = 1/f, या फिर v = आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो uf / u - f। ये फॉर्मूला बड़े काम का है। तो v = u का वैल्यू था -30, f का वैल्यू था -10 डिवाइडेड बाई u - f, दैट इज -30 और माइनस हो जाता +10। ऊपर बन गया देखो 300 और नीचे बन गया -20, 0 से गया 0, ये वैल्यू आया -15 सेंटीमीटर। यानी कि इस ए वाले एंड का इमेज बना 15 सेंटीमीटर पे, यहां से 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां कहीं, ये 20 था, यहां कहीं, यहां पे ये है तुम्हारा ए डैश, ठीक है, ए का इमेज, यानी कि ये रॉड का इमेज ये बना, ये इमेज बना। अब बोला कि इमेज का लेंथ कितना है। अब ये पूरा 20 था और ये 15 है। ध्यान से देखो, ये 15 है, यहां तक 15, ये पूरा 20 था, तो ये वाला लेंथ कितना आ गया, इसका लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि जहां 5 सेंटीमीटर है वो आपका सही आंसर है। आई होप कि ये सवाल सबने बनाया होगा, और ये सवाल अगर आपने बनाया है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो मेडिकल का फिजिक्स कुछ भी नहीं है, आप उड़ा के रख दोगे पेपर को, मैं गारंटी देता हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्टिक्स के सवाल कॉन्सेप्चुअल है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसलिए घबराना नहीं है, मेहनत करना है और उम्मीद रखो आपने पढ़ा है, आपसे सवाल बनेगा। A concave mirror of focal length f produces an image n times the size of object। देखो मैग्निफिकेशन दिया है और साथ में ये भी बोला होगा if image is real। अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। यानी कि आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है n टाइम्स इमेज बन रहा है, और चूंकि रियल इमेज है यानी कि -n दिया है। और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है -v/u = -n, माइनस से माइनस सही हुआ, v का वैल्यू आ गया बच्चों nu। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। इफ द इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u का वैल्यू निकालना है। मिरर फॉर्मूला फिर से 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v के जगह पे आ गया nu प्लस 1/u = 1/f। 1/u कॉमन कर लोगे, अंदर आएगा 1/n + 1 = 1/f, यानी कि 1/u इंटू ये बन गया बच्चों n + 1 डिवाइडेड बाई n = 1/f। तो यहां से अगर मैं u का वैल्यू निकाल के देखूं तो u का वैल्यू आपको मिलने वाला है, f इधर आ जाएगा, u इधर चला जाएगा, यानी कि n + 1 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई f। ये ऑप्शन में आप ढूंढो, जहां मिल जाए वो आपका आंसर है, n + 1/n इंटू f। देखो ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि अ कनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कनकेव मिरर है, u का वैल्यू दे दिया है -20 सेंटीमीटर, और बोला कि गिव्स इमेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 दिया है, और साथ में क्या बोला, फॉर इमेज टू बी रियल। फिर से बोल रहा हूं, मिरर है, मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है तो -3, और मैग्निफिकेशन होता है -v/u = -3, माइनस से माइनस उड़ा, v का वैल्यू आ गया बच्चों 3u। पूछ क्या रहा है आपसे, फॉर द इमेज टू बी रियल द फोकल लेंथ कितना होगा आपको। देखो u दिया था -20, अगर u -20 है तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × -20, यानी कि v का वैल्यू आ गया -60। लगा दो मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f।
1 बाई वी के जगह पे आ गया -60, यू के जगह पे आ गया -20 इक्वल टू 1 बाई एफ। यहां से फोकल लेंथ आप निकाल लो। बोलोगे सर आप ही निकाल दो, ये कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत है। चलो -1/20 दोनों से कॉमन कर लिया तो यहां बचा 1 और यहां बचा +1/3। ये आ गया -1/20 इंटू 3 + 1 हो गया 4/3। तो f का वैल्यू देखो आ गया 4 से गया 5, उल्टा कर दोगे तो -15 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर था तो निगेटिव आना भी चाहिए था। तो फोकल लेंथ आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 23 और आगे बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। देखते जाओ, समझते जाओ। जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। अरे फिजिक्स बहुत आसान चीज है, कॉन्सेप्ट जानना जरूर, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तुमको। मेडिकल का फिजिक्स बहुत आसान है, थोड़ा सा बेसिक जान लो, फॉर्मूले याद रखो, हो जाएगा। When a plane mirror is turned through an angle theta for the given incident ray, reflected ray turns in the same direction through angle 2 theta। ये तो सब जानते हैं कि अगर किसी प्लेन मिरर को, जैसे ये देखो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ठीक है। अगर बोला कि हमने मिरर को थीटा से घुमा दिया, ये मिरर को इधर रोटेट कर दिया हमने थीटा से, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे R1 है ये सेम डायरेक्शन में घूमता है। कितने एंगल से घूमता है बच्चों? 2 थीटा से। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा, तो ये सवाल आपको बहुत मजा आया होगा देख के। इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, क्या बोल रहा है 24 में? वापस से देखो, कुछ मिरर बोल रहा है शायद। A small object is moving along the principal axis of a concave mirror of focal length 24 सेंटीमीटर। concave mirror focal length -24 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर। Towards it, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसकी तरफ मूव कर रहा है ना, मिरर की तरफ जा रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी दिया है इसका 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। When it is at a distance of 60 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट। इसका बोला कि डिस्टेंस जब 60 सेंटीमीटर है तो बताओ इसका इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, किधर होगा? हमने बोला बड़ा सिंपल है सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ करता है -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो। इसमें v चाहिए, u चाहिए। u तुमको दे दिया है, u कितना दिया है? -60 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है? -24 सेंटीमीटर, ठीक। तो v निकाल लेते हैं। v हो गया सर uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, वही जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। u का वैल्यू -60, f का वैल्यू -24 डिवाइड बाई u माइनस एफ करोगे तो -60 माइनस प्लस हो जाएगा 24, और 60 में से 24 जाएगा तो ये बचता है -36 सेंटीमीटर। 36, हाँ ठीक है, -36। 12 से गया 2, 12 से गया 3 और ये 3 से गया 20। माइनस प्लस, प्लस माइनस, v का वैल्यू आ गया देखो -40 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ यहां पुट करते हैं वैल्यू को। तो v के जगह पे हमने रखा -40 स्क्वायर, u के जगह पे रखा हमने -60 स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट साइड को अगर पॉजिटिव मान लूं तो इसको मैं +9 रख रहा हूं। देखना ये आ गया तुम्हारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर आया 16, नीचे आया 36 और ये है 9 से गया 4 और ये 4 से गया 4। ये वैल्यू आ रहा है -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और निगेटिव आना ये बता रहा है कि इसका स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है इमेज का, लेकिन ये जा किधर रहा है? मिरर से दूर, यानी कि मिरर से दूर विथ अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जी क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन दे दिया बच्चों आपको 30। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया है आपके सामने 5 सेंटीमीटर। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज। देखो मैग्निफिकेशन जो होता है ना माइक्रोस्कोप का, वो होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। और जब फाइनल इमेज डी पे बने तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हो जाया करता है 1 + d/fe। आई होप कि आपको पता हो, तो फिर सवाल आसान था। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कितना आ जाएगा? 1 + d हो गया 25 और fe दिया है 5 से गया 5 और 1 हो गया 6, यहां पे उठा के 6 रख दो। टोटल मैग्निफिकेशन 30, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एमई का वैल्यू 6 आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया 5। और यही आपसे पूछ रहा था कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कितना होगा? आंसर 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सही बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग अ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल। अच्छा ये वही रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट बच्चों जो थोड़ी देर पहले बता रहा था। बोला प्लेन मिरर रे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया, कितने से? थीटा से। अब पूछ रहा होगा क्या क्या होगा। अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्लेन ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इंसिडेंस, ठीक है।
बोल रहा है पहला है कि द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट रोटेट, गलत। रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल घूमेगा। अगर पहले रिफ्लेक्टेड रे R1 था तो नया रिफ्लेक्टेड रे इधर आ जाएगा R2 और ये घूमेगा डबल एंगल से, जो थोड़ी देर पहले बताया। तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, पहला गलत है। द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एंगल 2 थीटा, बिल्कुल सही, सेकंड करेक्ट है। द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एंगल थीटा, गलत। द इंसिडेंट रे इज फिक्स, इंसिडेंट रे पे क्या फर्क पड़ेगा, मिरर घुमा, इंसिडेंट रे तो आज भी वही है। ये देखो आज भी वही है, यानी कि इंसिडेंट रे चेंज नहीं होगा और रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगा। मतलब इसमें मुझे 2 और 4 दोनों सही लग रहा है, तो ऑप्शन देखो जिसमें 2 और 4 हो। 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़े। आई होप कि ये सारे सवाल आपने किए होंगे। अगर आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा भी सीरियसली पढ़ा होगा तो ये सवाल में आपको बहुत मजा आया होगा करके, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ होगा कॉन्फिडेंस। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, फिर तो जय बजरंगबली ए, जय मां काली बी, वो तो है ही आपका हथियार। क्वेश्चन नंबर 27, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर मे फॉर्म अ रियल इमेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज भी हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि अगर रेज कभी भी मिरर पे कन्वर्जिंग मतलब मिरर ना होती तो ये लोग यहां जाके मिलती। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इनका इमेज जो बनता है एकदम रियल बनता है। यानी कि रियल इमेज बिल्कुल बन सकता है कब, जब इंसिडेंट रे मिरर पे कन्वर्जिंग हो। तो रेज इंसिडेंट ऑन मिरर आर कन्वर्जिंग, तभी बनेगा रियल इमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर, क्या सवाल दिया आपने, वाह। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 28, आ जाओ भाई, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। रिफ्रैक्शन का सवाल, A ray of light is incident at an angle I from denser to rarer medium। देखो जी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2 मान लेते हैं। बोला कि रे इंसिडेंट हुआ है किसी एंगल I पे, ठीक। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली R एंड R', देन क्रिटिकल एंगल। देखो जी, एक रे रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर I पे आया था तो I पे जाएगा, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ रे जो है नॉर्मल से थोड़ा सा इधर गया, मान लो डेविएट हुआ, डेंसर से रेयर जा रहा था, और ये एंगल को उसने दिया है R', ठीक। सबसे पहले देखो और क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, ये एंगल ये 90 डिग्री आपको दे दिया है। ये है रिफ्लेक्टेड रे जो सेम मीडियम में वापस चला गया, और ये है रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में गया है, ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो तो I, R' और 90, I प्लस R' प्लस 90, इसका वैल्यू 180 के बराबर होना चाहिए, ये तीनों एंगल का सम। यानी कि यहां से देखो तो I प्लस R' का वैल्यू आ गया कितना, 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाता तो मैं क्या लिखता, स्नेल्स लॉ बोलता है कि μ1 इंटू साइन आई किसके बराबर हो जाना चाहिए, μ2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन R' के बराबर। बहुत बढ़िया सर, यहां से देखो μ1 बाई μ2 का वैल्यू ये आ गया साइन R' के जगह पे मैं 90 माइनस आई लिख रहा हूं, बुरा मत मानना, ठीक है। इक्वेशन 1 से R' का वैल्यू 90 माइनस आई डिवाइडेड बाई साइन आई, और साइन 90 माइनस आई हो जाता है कॉस आई डिवाइडेड बाई साइन आई। ये वैल्यू लिख लिया मैंने, इसको रहने दो, अभी यूज करता हूं। तुमको पूछा क्रिटिकल एंगल का कहानी, क्रिटिकल एंगल तो सर बड़ा सिंपल होता है। क्रिटिकल एंगल तब होता है जब ये, एक और यूज करूं क्या, चलो यहीं पे कर देता हूं। यानी कि जब क्रिटिकल एंगल होगा तो ये रे इधर चला जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाना चाहिए। यानी कि μ1 इंटू साइन आई को मैंने क्रिटिकल एंगल C बोल दिया, शुड बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90, ये रे इसके पैरेलल चला गया, तो साइन C का वैल्यू कितना आ गया भाई, μ2 बाई μ1, चूंकि साइन 91 हो गया। और μ2 बाई μ1 का वैल्यू देखो साइन I बाई कॉस आई है, यानी कि साइन C का वैल्यू आ गया साइन I बाई कॉस आई, और साइन I बाई कॉस आई हो गया 10I, तो साइन C इक्वल टू 10I। तो यहां से C का वैल्यू अगर आप देखोगे तो साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, C का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 10I, साइन इनवर्स ऑफ 10I। और अगर ऑप्शन देखो तो साइन इनवर्स 10I आपको ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, थोड़ा सा, बाकी सवालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो ठीक से तो ये सवाल भी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स S हैविंग डाइवर्जेंस एंगल A falls symmetrically on a glass slab as shown in figure। फिगर देखना पड़ेगा। The angle of incidence of two extremely rays are equal if thickness of glass slab is T and refractive index is N, then divergence angle, कहाँ है भाई डायग्राम, ये है भाई। ओहो, ग्लास स्लैब वाली कहानी है ये, देखो बड़ा सिंपल कहानी होता है ये। सुनो, ग्लास स्लैब में कभी भी कोई रे इंसिडेंट होता है, जैसे यहां से देखो रे आया, ऐसे आया,
यहां से आया, रेयर से डेंसर गया, रेयर से डेंसर गया तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ भागेगा, और वापस जब ये बाहर निकलता है तो एक जो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये रे और ये बाहर निकलने वाला रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, ये रे और ये रे। सेम कहानी इधर भी होगा, इधर आएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और वापस जब बाहर निकलेगा तो ये रे और ये रे पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल है, अगर इस एंगल को उसने अल्फा बोल रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों रे के बीच का जो एंगल होगा वो भी अल्फा होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये भी अल्फा ही रहा होगा। बस इतनी सी कहानी थी, आंसर हो जाएगा इसका, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बात। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30। आइए फिर से लग रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तरफ जा रहे हैं हम। बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ दिया -15 सेंटीमीटर, यहां से ऑब्जेक्ट रखा 40 सेंटीमीटर पे, इधर कहीं। ओके, आगे बढ़ो। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी। देखो ये ऑब्जेक्ट है सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक, तो सबसे पहले इसका इमेज निकाल लेते हैं। u का वैल्यू हो गया -40, फोकल लेंथ ये रहा, तो v1 पहला इमेज ये बन गया आपका uf बाई u माइनस एफ। u हो गया -40 इंटू एफ हो गया -15 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ करोगे तो -40 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा -25। 5 से गया 3, 5 से गया 5, 5 से गया ये 8, तो ये वैल्यू आ रहा है देखो -24 सेंटीमीटर। यानी कि पहला वाला जो इमेज बन रहा है, पहला इमेज वो बन रहा है -24 सेंटीमीटर पे, यहाँ कहीं 24 सेंटीमीटर पे ये पहला इमेज बना I1। ठीक, अब बोला कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इसको 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने का मतलब यहां कहीं आ गया ऑब्जेक्ट, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा सेकंड पोजीशन की अगर बात करें, सेकंड पोजीशन की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 40 था, 20 डिस्प्लेस कर दिया तो 20 बचा, यानी कि u का वैल्यू -20 हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ वही रहने वाला है। अब देखो नया इमेज निकाल लो, v2 uf -20 इंटू -15 डिवाइडेड बाई -20 प्लस 15 यानी कि -5, 5 से गया 3, और v2 का वैल्यू आ गया देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 60 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरा वाला जो इमेज बना 60 सेंटीमीटर पे बना, 60 सेंटीमीटर। कलर बदल लेता हूं मैं, यहां से 60 सेंटीमीटर दूर, ये यहां कहीं I2। अब ध्यान से देखना डिस्प्लेस कितना हुआ, पहले कितना था I1 यहां पे था, ये I1 था 24 सेंटीमीटर पे, और दूसरा इमेज बना फाइनल कहां पे 60 सेंटीमीटर पे, तो ये इमेज डिस्प्लेस कितना हुआ 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, और ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि 36 सेंटीमीटर होता है, और इमेज भाग गया है मिरर से दूर, अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल बट बढ़िया सवाल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31। अब लग रहा है कि सर थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है हर सवाल में, तो आपको क्या लगा था हर सवाल मजे मजे में निकाल दोगे? यूनिट डायमेंशन वेक्टर एरर, मजे वाला सवाल था। ऑप्टिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा। आइए प्रिज्म के पास जा रहा है कहानी, बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2। एक प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया सर। एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड्स। अच्छा, बोला कि एक सरफेस को मिरर बना दिया, चलो सिल्वर कर देते हैं बाय सिल्वर कोटिंग। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रिज्म विल बी। सुनिए कहानी बड़ा सिंपल है, यहां से एक रे गया, ठीक है, अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया होगा, अब यहां से जब ये दूसरे फेस पे गया तो एकदम परपेंडिकुलर जाएगा, तभी अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ध्यान रहे, रिट्रेस करने का मतलब है गया और उसी रास्ते वापस आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब ये प्रिज्म के दूसरे सरफेस पे जब ये इंसिडेंट हो तो ये वाला एंगल एकदम 90 डिग्री हो जाए, इसके परपेंडिकुलर चला जाए, परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर वापस आ जाएगा। आप सोचो, कहानी सिंपल, आ जाओ। अगर ये एंगल 90 है, ठीक, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है, ये नॉर्मल था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे 30 डिग्री आ गया। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, स्नेल्स लॉ लगा दो, बाहर हवा है, तो 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 आ गया। तो साइन आई इक्वल टू कितना आ गया जी, √2 इंटू साइन 30 इज 1/2, दैट इज 1/√2। सो आई का वैल्यू आ गया कितना 45 डिग्री। यानी कि अगर ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट होता है तो जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वापस आ जाएगा। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 तक की कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 32, अभी हम सेक्शन 1 में ही है, ध्यान रहे ना। 32
क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं पहले, मजा आ रहा है क्या सर बार बार पूछते हो, ये सवाल सॉल्व करो। चलो देखो, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। देखो ये प्लेन मिरर है, बोला यहाँ पे कोई सोर्स है एल, यहां से लाइट इसमें नॉर्मली गया, अब नॉर्मली गया तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मली वापस आएगा, थोड़ी देर पहले भी बोला। फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस x, अच्छा यहां से इसका डिस्टेंस सोर्स से दिया हुआ है x, ठीक। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स। अच्छा यहां पे एक स्केल रखा हुआ है ना, ऐसे मान लो स्केल है ये, स्केल 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 ऐसा होता है, ये स्केल है, ठीक है, ऐसे आ गया, यहां पे रिफ्लेक्ट होके पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, when the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on the scale। बहुत बढ़िया है, तो होना ही था। बोला कि इसको थीटा से घुमाया, देखना इसको थीटा से घुमाया, मिरर चला गया इधर, यहां से घुमा थीटा से। हम जानते हैं मिरर अगर थीटा से घुमा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा, 2 थीटा से सर, 2 थीटा से, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये एंगल हो गया 2 थीटा, ठीक। यानी कि ये स्पॉट जो स्केल पे यहां था ये यहां पहुंच गया। पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है, मूव थ्रू अ डिस्टेंस y ऑन द स्केल। अच्छा बोला कि ये स्पॉट यहां से y डिस्टेंस मूव कर गया स्केल पे, यानी कि ये डिस्टेंस y दिया है आपको, द एंगल थीटा। अच्छा ये थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। अब देखो ये वाला ट्रायंगल उठा लो, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस y डिवाइडेड बाई x। थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा को थीटा लिख लिया इक्वल टू y बाई x, तो थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों y डिवाइडेड बाई कितना, 2x, y बाई 2x ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ए। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, लैंग्वेज का बस हेर फेर था, सवाल तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 33, आइए टेलीस्कोप की कहानी। बोला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है बच्चों फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, लिख दिया है ना लिखे तब भी यही समझना। हैज मैग्निफिकेशन 5, मैग्निफिकेशन 5, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन होता है FO डिवाइडेड बाई FE इक्वल टू 5, मैग्निफिकेशन 5 एंड लेंथ, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ होता है बच्चों FO प्लस FE, यानी कि FO प्लस FE लेंथ आपको दे दिया है 150 सेंटीमीटर। आई थिंक FO FE पूछ रहे हैं, यस। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्यूशन घर पे। FO का वैल्यू 5 FE यहां रख दो, तो 5 FE प्लस FE इक्वल टू 150, 6 FE इक्वल टू 150। FE का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, 25 सेंटीमीटर, और FE अगर 25 है तो 25 इंटू 5 125, FO का वैल्यू 125 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 125 एंड 25। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल, मजा आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 34, आइए। बोल रहा है कि a fish at a depth of 12 सेंटीमीटर in the water is viewed by an observer on the bank of lake। आहा, चलो जी बाल्टी बना लेते हैं हम तो। ये पानी है, पानी पानी पानी। आपको बोला मछली जो है 12 सेंटीमीटर नीचे है, यहाँ मछली है, मछली, छी कितना गंदा मछली बनाया सर आपने। ये मछली है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर नीचे है, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है इसको बाहर से। तो बोल रहा है कि टू व्हाट हाइट इज द इमेज ऑफ द फिश रेज्ड, ये कितना ऊपर उठ जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि पानी में देखेंगे, पानी में रखा हुआ कोई चीज थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, रीजन इज रिफ्रैक्शन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n2 बाई n1 इक्वल टू d बाई d डैश। d होता है रियल डेप्थ, रियल, और d डैश होता है एपरेंट, मतलब आपको दिखेगा कहां पे वो। तो लगा लो n2 मतलब जहां पे ये मछली है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी है, कुछ दिया है क्या, 4/3, तो ये हो गया 4/3, बाहर हवा है 1, d रियली में कितना नीचे है 12 डिवाइड बाई d डैश, तो d डैश का वैल्यू आ गया बच्चों, एपरेंट डेप्थ आ जाएगा इसका 12 इंटू 3/4, 4 से गया 3, 9 सेंटीमीटर, यानी कि है 12 पे लेकिन दिखेगा 9 पे, तो कितना ऊपर उठ गया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 12 माइनस 9, आंसर इज 3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आ गया इसका सी, सही बात। क्वेश्चन नंबर 35, बोला द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म, आइए भाई प्रिज्म, बोला कि जो रे जा रहा है, रे एट एन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और यहां पे जो रे गया है वो 45 डिग्री पे गया है, आई का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको। ओके, द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा जी, मिनिमम डेविएशन याद करो, मिनिमम डेविएशन तब होता है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों I प्लस E माइनस A। आई होप कि आपको पता हो, यहां से रे जैसे जाता है, यहां से रे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये एंगल होता है E नॉर्मल के साथ। तो अगर ये I और E बराबर हो जाए, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होता है फॉर डेल्टा मिनिमम I शुड बी इक्वल टू E, और I E के बराबर अगर यहां रख दो तो डेल्टा मिनिमम का जो वैल्यू आता है वो आता है 2I माइनस A। कितना आ जाएगा 2, I कितना दिया है 45,
ए कितना दिया है 60, 90 माइनस 60 हो गया 30 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन हो गया कितना बच्चों 30 डिग्री का। आगे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सबको रटा होता है साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो आंसर आएगा। साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम निकाल लिया हमने 30, ए का वैल्यू दिया है 60 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान से देखो तो ये हो गया 90 बाई 2, साइन 90 बाई 2 साइन 45, दैट इज 1 बाई रूट 2, और नीचे साइन 30 1 बाई 2, 2 ऊपर जाएगा 2 बाई रूट 2, तो म्यू का वैल्यू आने वाला है बच्चों रूट 2। तो इसी के साथ आपका आंसर आ गया 30 डिग्री और रूट 2 जहां पे होगा वो आपका आंसर होगा। 30 डिग्री और रूट 2 कहां है भाई, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, ऐश पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए जी कहानी को बढ़ाते हैं आगे, सेक्शन बी में हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 36 के पास। 36 बोला कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। इफ द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आइज के लिए मैग्नीफाइंग पावर सबसे पहले माइक्रोस्कोप का याद कर लो आप, ये होता है बच्चों VO बाई UO इंटू रिलैक्स्ड आइज की बात कर रहा है D बाई FE। ये होता है जिसको ये होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी लिखते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आइज दिया हुआ है 45, देन लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ रहे हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब हुआ करता है बच्चों VO प्लस UE। पहले फॉर्मूला जान लो क्या होना चाहिए, VO ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, UE आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब चूंकि रिलैक्स्ड आइज की बात है, रिलैक्स्ड आइज का बात है मतलब फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बन रहा है, फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रहा है मतलब UE का जो वैल्यू है वो FE के बराबर होगा, यानी कि लेंथ आ जाएगा तुम्हारा VO प्लस FE हमें दिया हुआ है, यानी कि अगर VO मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब VO के पास पहुंचते हैं। VO निकालने के लिए सबसे पहले देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, D बाई FE। हमें D पता है, D का वैल्यू हमें पता है 25 सेंटीमीटर और FE का वैल्यू दिया है 5, तो ये आ गया 5 के बराबर। यानी कि अगर इसको 5 यहां रख दें और ये 45 दिया है ये वाले इक्वेशन में, टोटल मैग्नीफाइंग पावर 45 है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस आ गया 5, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव का वैल्यू आ गया 9। अब ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव याद करो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और जब भी रियल बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है 9 नहीं, तुम इसको -9 कंसीडर करो। और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन यानी कि लेंस का मैग्निफिकेशन होता है VO डिवाइडेड बाई UO इक्वल टू कितना आ गया -9। हमें VO निकालना है, एक काम करो यहां से UO का वैल्यू निकाल लो, UO का वैल्यू आ जाएगा -VO डिवाइडेड बाई 9। अब ये UO मैं लेंस फॉर्मूला के पास लेके जा रहा हूं, 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO इक्वल टू 1 बाई FO। ऑब्जेक्टिव और आईपीस है क्या, लेंस ही तो है, कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मूला लगा दिया, 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO के जगह पे हमने रखा -VO डिवाइडेड बाई 9 ऊपर चला गया इक्वल टू 1 बाई FO दिया हुआ है तुमको 1। देखो 1 बाई VO ये प्लस 9 बाई VO, तो ये मिलके बन गया 10 बाई VO इक्वल टू कितना 1, यानी कि VO का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। VO आ चुका है 10, अब VO के जगह पे 10 रख दो, आंसर आ चुका है आपका। लेंथ आ जाएगा, VO के जगह पे हमने रखा 10 और FE का वैल्यू दिया है आपको 5, यानी कि लेंथ ऑफ जो माइक्रोस्कोप होना चाहिए वो होना चाहिए 15 सेंटीमीटर का। ऑप्शन में ढूंढो अगर 15 सेंटीमीटर तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सवाल मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, अभी तक के सारे सवालों में सबसे जिसमें ज्यादा दिमाग यूज करना था वो ये वाला सवाल था। अगर ये आपने किया है आपका कॉन्सेप्ट सुपर, मजे में रहो, नहीं किया है टेंशन में मत आओ, बढ़िया सवाल था, अगली बार छूटना नहीं चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म। एक प्रिज्म है, फिर से प्रिज्म की कहानी, बोला कि यहां पे 60 डिग्री पे आया, 60 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रिज्म एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है आपको। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, और रे यहां से गया होगा फिर यहां पे जाके मुड़ा होगा ऐसे, और इसको बोलते हैं हम डेविएशन, डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू आपको दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री से डेविएशन हो गया रे में। व्हाट इज द एंगल बिटवीन रे एंड फेस फ्रॉम द विच इट इमर्जेस। अच्छा फेस, इस फेस से कितने एंगल पे निकला वो आपको बताना है, ठीक है, इस फेस से नॉर्मल से नहीं, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं, कोशिश करते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों I प्लस E माइनस ए। डेविएशन दिया है 30, I दिया है 60
और ये होता है ई, ये वाला नॉर्मल के साथ एंगल है ना। ई का वैल्यू पता नहीं, ए का वैल्यू है 30, तो ई का वैल्यू अगर देखो तो ये आ गया तुम्हारा 30, 30 इधर 60, 60 माइनस 60 जीरो। आहा, नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब ये रे अगर रियलिटी में देखा जाए तो अगर ये नॉर्मल है तो ये रे ऐसे ही चला गया है, ऐसे निकला है। समझ में आ रही बात फाइनली। और अगर ऐसे निकला है तो फेस के साथ कितना एंगल बना रहा है सर? 90 डिग्री का। देखो भावनाओं में बह के जीरो मत मार देना, फेस से पूछा है, फेस से तो रे ऐसे निकला, मतलब फेस से एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। आई नो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा, जीरो मारा होगा, जीरो देख के खुश हो गए होंगे, लेकिन सवाल ध्यान से पढ़ो, फेस फ्रॉम विच इट इमर्जेस, ठीक है, एंगल होगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 38, आइए थोड़ा सा और बढ़िया सवाल शायद, या फिर शायद आसान भी हो सकता है, चेक करते हैं। बोल रहा है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f1 is placed at a distance d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror. अच्छा, पहले convex lens है एक, इसका फोकल लेंथ f2 है, और फिर एक कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ f1। बोला कि एक रे इंफिनिटी से आया रे, ऐसे रिटर्न्स टू इंफिनिटी। अच्छा, तो बड़ा अच्छा चीज हुआ। ये क्या किया होगा, इसने इसको अपने फोकस के पास भेजा होगा, ठीक, तो ये हो गया f2। अब ये इंफिनिटी पे रिटर्न हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब ये रे एट द सेम टाइम इस मिरर के सेंटर पे आके इंसिडेंट हुआ। सेंटर पे मतलब ये रेडियस मतलब ट्वाइस f, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया ट्वाइस f1। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कोई भी रे अगर सेंटर के अलोंग आती है तो हम जानते हैं ये उसी रास्ते वापस चली जाती है, जिस रास्ते आई उसी रास्ते, यानी कि इंफिनिटी पे वापस चली गई। तो उसने पूछा है कि द डिस्टेंस d मस्ट बी इक्वल टू, इनके बीच का डिस्टेंस d किसके बराबर होना चाहिए? तो d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों f2 और प्लस 2f1 के बराबर। ऑप्शन देख लो कहां पे है, ये आपका आंसर है f2 प्लस 2f1, ऑप्शन नंबर सी। सही बात, बहुत बढ़िया सर, ये तो आसान सवाल निकला, हम तो भारी समझ रहे थे इसको। अरे सब आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब आसान, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो जिंदगी भी मुश्किल है बच्चों। जिंदगी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जो है ना बहुत जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज पुट इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डैश। अच्छा, लेंस का n है, लिक्विड का n डैश है। इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज f, सबसे पहले एयर की बात कर लेते हैं ना। इन एयर में अगर फोकल लेंथ निकाले, लेंस मान लो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो एयर की बात करें तो 1/f इक्वल टू म्यू लेंस का हो गया n, एयर का 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। और जब लिक्विड की बात करोगे बच्चों, लिक्विड की, तो मीडियम हो गया लिक्विड, उसमें फोकल लेंथ उसने बोला कितना है पता नहीं, निकालना है, f डैश बोल देता हूं। तो लेंस का n, अब मीडियम बन गया n डैश माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, पहले इक्वेशन का यूज कर लो, ये हो गया n माइनस n डैश डिवाइडेड बाई n डैश इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू आ जाएगा 1/, इसको इधर ले आओ, 1/f इंटू n माइनस 1, उल्टा कर दो इसको, f डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, n डैश f इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस n डैश। देखो ऑप्शन में सबसे पहले तो सब में माइनस लगाया भाई, और नीचे n डैश माइनस n है, तो यहां से एक माइनस कॉमन कर लो, फिर शायद साफ साफ दिखे। एक माइनस अगर बाहर निकाल दे तो माइनस n डैश f इंटू n माइनस 1, नीचे आ जाएगा n डैश माइनस n। अब देखो n डैश f n माइनस 1, यस पहला ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। ये भी आसानी सवाल था, फोकल लेंथ का फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए था लेंस का, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, ऐसा कैसे कर दिया, रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर, सेंटर पे रखा है। अरे तो कहानी बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहां से 6 सेंटीमीटर रेडियस है, ये ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं सेंटर से कोई भी रे बाहर निकलती है तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जहां है वहीं दिखाई देगा। 6 सेंटीमीटर पे है तो 6 सेंटीमीटर पे दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया सर, बीच में आसान सवाल दे दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 41, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। डायग्राम देख के ही मजा आ रहा है, एक बार सवाल पढ़ देता हूं फिर सॉल्व करता हूं मैं। बोल रहा है द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर इज 60 सेंटीमीटर। इनका कंबाइंड फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। एफ इक्विवेलेंट दिया है आपको 60 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेसेस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये वाला, ये दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो इसका और इसका रेडियस आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। अच्छा, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछ रहे हैं, बीच वाले लिक्विड का। आहा, चलो एक लेंस को उठाते हैं,
पहले प्लेनो कन्वेक्स लेंस को पकड़ो, इसका फोकल लेंथ मान लेता हूं F1 है बच्चों, F1। देखना, मान लो यहां से रे इंसिडेंट हो रहा है, लेट अस अज्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, तो हम क्या लिखेंगे 1/F1 इक्वल टू म्यू का वैल्यू हो गया 1.5, मीडियम बाहर एयर मान लो, -1 इंटू 1/R1 प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी, माइनस 1/R2 इसका रेडियस इधर होगा तो 1 बाई रेडियस निगेटिव और रेडियस दिया है -12, तो 1/F1 का वैल्यू आ गया कितना 1.5 - 1 0.5 यानी कि 1/2 और ये हो गया 1/12। F1 का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 यानी कि इस वाले लेंस का फोकल लेंथ 24, तो इसका भी 24। अब बीच वाले की बात करते हैं, बीच वाले की, इसके अंदर लिक्विड भरा है, लिक्विड भरा है, मान लो रे इधर से जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू मान लेते हैं लिक्विड का, तो हमने लिखा 1/F2, इसका फोकल लेंथ F2 मान लिया, म्यू बाई 1 - 1 इंटू 1 बाई, इसका देखो पहला रेडियस निगेटिव तो -12 माइनस 1/R2, दूसरा रेडियस पॉजिटिव तो 12, यानी कि 1/F2 इक्वल टू आ गया म्यू -1 इंटू -1/12 माइनस 1/12, ये हो गया -1/6, यानी कि F2 का वैल्यू आ गया बच्चों कितना -6 डिवाइडेड बाई म्यू -1। ठीक है, ये F1 आ गया, ये F2 आ गया। अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, ये 24 है, ये -6 बाई म्यू -1 है, याद रखना है ना, पेज चेंज करना पड़ रहा है, देखो पहला सवाल है। चलो जी, अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि बिल्कुल घर जैसा है, डायलॉग मत मारो सर, जिंदगी एक डायलॉग है। देखो इनका कॉम्बिनेशन, तो 1/F इक्विवेलेंट किसके बराबर, वो हम जानते हैं, ये होगा 1/F1 प्लस 1/F2 और दूसरा फिर से 1/F1। ये वैल्यू दिया है बच्चों 60 कॉम्बिनेशन का, और ये हो गया 2 टाइम्स 1/F1। F1 का वैल्यू हमने निकाला 24 और F2 का वैल्यू निकाला था हमने, F2 का वैल्यू प्रीवियस पेज में अगर हम जाएं, F2 का वैल्यू था -6 बाई म्यू -1, म्यू -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू -1 डिवाइडेड बाई 6। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, घबराए नहीं, ये 2 से गया 12, इसको इधर ले आओ तो इधर आके बन गया म्यू -1/6, इसको उधर भेजो 1/12 माइनस 1/60, 1/12 कॉमन कर लिया, अंदर आया 1 - 1/5, तो 1/12 इंटू ये हो गया 5 - 1 4/5। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, 4 से गया 3, तो ये हो गया तुम्हारा म्यू -1/6 LHS में चल रहा है और RHS में हो गया 1/15, 15, तो म्यू -1 हो गया, देखो 6 ऊपर गया, 6/15 मतलब 3 से गया 2, 3 से गया 5, तो म्यू का वैल्यू आ गया 1 + 2/5, यानी कि 1 + 2/5 इज 0.4, आंसर इज 1.4। ऑप्शन ढूंढे 1.4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये दूसरा सवाल जिसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, एक माइक्रोस्कोप वाला FOFE वाला कहानी जिसमें था, और दूसरा ये सवाल जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी सारे सवाल आसान थे पूरे पेपर में। अगर ये कर लिया और वो कर लिया, दोनों में से एक भी कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, खुश रहो, इसी अंदाज में पढ़ाई करते रहो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और नहीं किया अगर, तो थोड़ा गहराई में आप जाके पढ़ाई करो, अभी भी मौका है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 42 बोला कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ ग्लास रॉड हैविंग कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखो भाई, ग्लास रॉड, ये कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, इसका रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक रखा है 15 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहां बनेगा, यहां से रे ऐसे गया होगा। चलो फॉर्मूला हमने पढ़ा था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, μ2 माइनस μ1/r। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, ग्लास रॉड बोला, ग्लास रॉड बोला तो भैया μg आप 3/2 मान लो, बाहर एयर मान लो, तो μ2 हो गया 3/2 डिवाइड बाई v माइनस μ1 हो गया 1, u का वैल्यू हो गया -15, μ2 3/2, μ1 1, और रेडियस इसका देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव यानी कि 30, ये हो गया 3/2v, ये हो गया प्लस 1/15, RHS में हो गया 3/2 माइनस 1, 1/2 डिवाइड बाई 30 यानी कि 1/60, इसको RHS भेजो, 3/2v इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15 यानी कि 3/2v इक्वल टू 1/15 कॉमन कर ले अगर, तो 1/4 माइनस 1, तो 3/2v इक्वल टू 1/15 इंटू ये वैल्यू आ रहा है 1 - 4 माइनस 3/4, 3 से उड़ गया 3, 2v इक्वल टू -60, v का वैल्यू आएगा -30 सेंटीमीटर। माइनस निगेटिव आने का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना है, यहां से 30 सेंटीमीटर इधर की तरफ, यानी कि लेफ्ट में मैं बोलूंगा 30 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बन गया है। ये रे यहां से थोड़ा सा मुड़ा होगा और ऐसा लगा होगा जैसे यहां कहीं से आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे,
तो ये सवाल भी आसान था, इसमें कुछ खास नहीं, एक फॉर्मूला लगाना था बस, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। सर ऑप्टिक्स में थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है ना, तो कहीं तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ऑप्टिक्स कॉन्सेप्चुअल है तो करना पड़ेगा। कुछ कुछ आसान भी है, जैसे अगला सवाल देखो, बोल रहा फिश लुकिंग विद इन वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ सर्कुलर होरिजन। ये वो वाला क्या बोलते हैं उसको, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। हाँ जी, याद करो कहानी, यहाँ पे मछली है, मछली तो ये कब तक देख पाएगा, जब तक इसका TIR नहीं होता है। ऐसे जब TIR हो जाएगा इसके बाद ये देख नहीं पाएगा, इसके बीच का ये वाला एरिया ये देख पाता है, और इसको बोलते हैं इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक। और रेडियस का वैल्यू आता था निकल के, अगर इसका डेप्थ मान लो कुछ d है तो d डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये रेडियस ही आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना d का वैल्यू दिया है √7 डिवाइडेड बाई वाटर है, तो वाटर का म्यू हो गया 4/3 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि √7 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 √7 नीचे भी रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, ये उड़ गया, ये आएगा आंसर आपका 3 सेंटीमीटर। यानी कि बाहर जो इसको दुनिया दिखाई देगी गोल, उसका रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का रहा होगा। सॉरी मीटर में कहानी है, सॉरी मीटर 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 मीटर। तो ऑप्शन हो गया इसका ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। A ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index mu. The angle of incidence is found to be twice the angle of refraction. देखना, इधर μ1 है वैक्यूम, इधर म्यू है। बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है पता नहीं, ठीक है, लेकिन कहानी कुछ ऐसा हुआ है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना है उसका डबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहानी है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फाउंड टू बी ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये r है तो ये 2r है, 2r नॉट 2i, दिस इज 2r। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2r का वैल्यू निकालना है। चलो स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 इंटू साइन 2r शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन r। साइन 2r को लिखा मैंने 2 साइन r cos r इक्वल टू म्यू इंटू साइन r। साइन r से साइन r फरार। देखो यहां से आ गया आपके पास cos r का वैल्यू कितना आ गया, μ/2, तो r कितना आ गया, cos इनवर्स μ/2। जल्दीबाजी में गलती ना करें, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछने का मतलब है ट्वाइस r का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो ट्वाइस r, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos इनवर्स μ/2। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल था। 45 बोल रहा है वेक्टर्स PQR हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट एंड P प्लस Q। देखो ऐसे एक डायग्राम बना के दिया उसने, ऐसे बोला कि ये R है, ये P है और ये Q है। ये नहीं बोला कि किसका डायरेक्शन किधर है, ये एंगल थीटा है। आपको एक रिलेशन दिया है कि P प्लस Q का वैल्यू जो है वो R के बराबर है। अब देखो डायरेक्शन मिल गया, ये P ये Q और R इसका उल्टा रहा होगा, तभी तो P प्लस Q इक्वल टू R। आपसे क्या पूछ रहा है, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन Q एंड R। Q और R देखो इनके बीच का एंगल थीटा है, इसका कोसाइन मतलब cos थीटा। cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R। Q का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, Q का है 12 और R का है 13, तो आंसर हो गया 12/13, ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल अगेन। 46 ऐसे सवाल तो तुमने बहुत किए होंगे वेक्टर में, बच्चों वाला सवाल है। बोला कि ABC आर यूनिट वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड 1 है, A प्लस B प्लस C 0 है। फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। A और B को एक साइड में रखो और C को भेज दो RHS, बोथ साइड मैग्नीट्यूड लो, स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B इक्वल टू C स्क्वायर। ये 1 मैग्नीट्यूड 1 है, 2 A डॉट B हो गया AB cos थीटा इक्वल टू ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 AB अगेन 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से देखो तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया कितना -1/2, तो थीटा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री या फिर 2π/3। तो A और B के बीच का एंगल है 2π/3, ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 47 बोला कि एक वेक्टर A दिया है आपको 4i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर B दिया गया है आपको 4i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू A बट हैज मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स ऑफ B। अच्छा, मान लो कोई वेक्टर C है, मैग्नीट्यूड जो है 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B और पैरेलल टू A का मतलब डायरेक्शन A की तरफ, मतलब A कैप। ये हो गया वेक्टर C, तो 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B आ गया अंडर रूट में 16 प्लस 4 और A कैप हो गया वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड देखो तो 16 प्लस 9 25, दैट इज 5, 5 से 5 उड़ा, ये वैल्यू आ गया √20 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप। देख लो √20 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। 47 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 48। अब हम लोग मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं, मेरा गला दर्द कर रहा है, 5 मिनट और, उतने देर में तो निपटा दूंगा। आसान सवाल है वेक्टर का, सारा मेहनत ऑप्टिक्स में था। यूनिट डायमेंशन एरर वेक्टर बहुत इजी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस, 2 वेक्टर दिया,
ठीक है, मान लो एक वेक्टर ए है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस माइनस 2k कैप। बोला कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ मत करो, a क्रॉस b। ठीक है, पहले ये वेक्टर निकालो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा दो, यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k, 6 2 3 और इधर आ गया 3 माइनस 6 माइनस 2। इसको सॉल्व करो, वैल्यू देखो कितना आ रहा है, माइनस 4 प्लस 18 माइनस 4 हो गया 14i कैप, फिर माइनस j इंटू माइनस 12 माइनस 9, ये हो गया माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 21j कैप, और k के साथ कितना आएगा भाई, माइनस 36 माइनस 6 माइनस 42k कैप, या फिर चाहो तो 7 कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ये आ गया वेक्टर a और b के परपेंडिकुलर, मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यही वेक्टर 7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 इंटू इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4 प्लस 9 13 प्लस 36 49, यानी कि 7, एक 7 से एक 7 उड़ गया, ये आंसर है आपका। 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइड बाई 7, ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, दो सवाल और 49। बोला कि वेक्टर्स p और q आर परपेंडिकुलर। देखो वेक्टर p दिया हुआ है आपको ai कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर q दिया हुआ है आपको ai कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। आपको बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, बड़ी सिंपल सी कहानी है, दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो हमने किया p डॉट q इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट निकालें तो देखो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लो, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, एक फैक्टर बनेगा a माइनस 3 और एक फैक्टर बनेगा a प्लस 1 इक्वल टू 0, a का वैल्यू 3 और माइनस 1। आपको बोला पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, पॉजिटिव वैल्यू हो गया 3, आंसर हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 49 था ये बच्चों, आखिरी सवाल आज का। मेरा गला दर्द कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एक सवाल और मैं आपको बता के जाऊंगा। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स। डायगोनल कभी पैरेललोग्राम को दिया हो बच्चों तो एरिया होता है उसका हाफ इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये ध्यान रखें, यानी कि हाफ इंटू। सबसे पहले आप a क्रॉस b निकाल लो, a क्रॉस b, फिर से वही कहानी, दो वेक्टर आपको दिख रहा है, i j k वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, i j k, इधर आ गया बच्चों कितना 3 1 1 पहला वेक्टर, और दूसरा है 1 माइनस 1 माइनस 1। देखो i के साथ आएगा माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस j के साथ आएगा, j के साथ आएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4j कैप। आई होप कि इसका एक्सपांसन आपको आता हो। और k के साथ आ जाएगा बच्चों माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4k कैप। तो ये रहा a क्रॉस b। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल लूं, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 16 प्लस 16 दैट इज 4 रूट 2, और एरिया आ जाएगा, एरिया हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो आंसर मिलता है मुझे 2 रूट 2, और 2 रूट 2 अगर मैं ढूंढने जाऊं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये था बच्चों आज का पेपर। कुल मिला के पेपर के बारे में अगर दो बातें बोलूं तो वेक्टर यूनिट डायमेंशन एरर बहुत आसान था, उसके सारे सवाल आपसे बन गए होंगे। ऑप्टिक्स के 2 सवाल छोड़ के बाकी सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बट ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो पेपर आसान लेवल में बोला जाएगा। अगर 45 क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि 45 में 45 आप बना के आओ। 2 क्वेश्चन अगर इग्नोर कर देते हो तो 43 बनना चाहिए, 40 से कम नहीं बनना चाहिए। एक अगर अच्छे स्टूडेंट हो, बढ़िया डायरेक्शन में जा रहे हो तो कम से कम 40, एवरेज स्टूडेंट हो 35, बिलो एवरेज हो 30 से नीचे तो बनना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म करता हूं। मैं चंदन कुमार गुप्ता, मिलूंगा आपसे फिर किसी और एएनटीएस में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय।